बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल इंजीनियर हुबाब अहमद का। तो आज मैं एक शुरू से कि किनपे कैसे इंस्टॉल करेंगे वो तरीका बताऊंगा, और इसके बाद कुछ अहम इम्पोर्टेंट किनपे के बारे में मालूमात वो बताऊंगा, और इसके साथ साथ एक एग्ज़ाम्पल भी करूंगा, और इसके अलावा कुछ और किनपे के रिज़ल्ट्स को कैसे हम पढ़ते हैं और उससे हम क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो ये एक तफसीली वीडियो होगी, तो आखिर तक रहेगा। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं कि किनपे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारे पास किनपे सॉफ्टवेयर, इसको मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट फाइल। ओके, तो मेरे पास ये आ गया किनपे सॉफ्टवेयर। तो इस यहाँ पे सेटअप पे मैं क्लिक करूँगा। यस, ओके। तो यहाँ पे एक तो आप डायरेक्टरी जो है वो चेंज कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे अपने इसको सेव करना है, सी फाइल में जहाँ पे विंडो इंस्टॉल हो चुकी है या कोई और फाइल में। तो मैं सी फाइल में रहना चाहता हूँ, और फिर यहाँ पे क्लिक करें इस कंप्यूटर के निशान पे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछ जाएगा कि किनपे के सॉफ्टवेयर का नाम आपने क्या रखना है, तो रख सकते हैं कंटिन्यू, इसके साथ कंटिन्यू रखना चाहते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, इसे यस एंड इंस्टॉल। तो ये हमारे पास किनपे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं किनपे। ओके, ये हमारे पास किनपे हो गई। तो अभी हम करते हैं एक एग्ज़ाम्पल। मेरे पास एक बुक है जो कि पेमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन बुक है, जिसमें एग्ज़ाम्पल है 2.10 एग्ज़ाम्पल। क्योंकि मेरे पहले एग्ज़ाम्पल्स थे जो मैंने सॉल्व किए हुए थे वो 2.9 तक मैंने सॉल्व किए हुए हैं, मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हो। अब 2.10 जो एग्ज़ाम्पल है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब 2.10 एग्ज़ाम्पल जो है वो 2.9 की तरह ही है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, डुअल टेंडम व्हील्स है। तो ऐसे जगह पे, ऐसे वक्त में हम कैसे फाइंड करेंगे स्ट्रेसेस और स्ट्रेन। और ये कह रहा है, मांग रहा है कि इस व्हील और इस व्हील के दरमियान का जो पॉइंट है ये वाला, जो कि 11.5 डिवाइडेड बाई 2, इस पॉइंट पे हमने इसको फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे और इस बॉटम की इस कोऑर्डिनेट पे मींस, तो हमारे पास ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो गया इसको हम कहते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसको हम कहते हैं, क्योंकि देखो ना, अभी मैं आपको टायर की पहले बताऊंगा कि टायर की कॉन्फ़िगरेशन को पहले समझना चाहिए, क्योंकि इसको समझेंगे तो आगे हमें उसको डील करना हमारे लिए आसान होगी। अभी हमारे पास क्या है, डुअल टायर्स है, डुअल टायर एंड टेंडम। ये डुअल हो गए, ये टेंडम हो गया। कैसे देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सिंगल एक्सल है, सिंगल एक्सल है हमारे पास ये वाला, और सिंगल एक्सल में ये एक टायर है, ये टायर है, इसको हम डुअल टायर कहते हैं। अब ये भी इस तरह से, क्या ये एक्सल है, ये दूसरा एक्सल है, इसमें क्या है, दो टायर्स लगी हुई हैं। तो क्या है, डुअल एक्सल, डुअल टायर्स टेंडम एक्सल्स। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो साइड है, इस साइड से हम इधर जाएंगे तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, इस साइड पे हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, तो मतलब क्या हो गया कि ये जो टेंडम टायर्स के दरमियान जो फासला है वो हम एक्स एक्सिस कहेंगे इसको। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेंडम टायर के जो दरमियान फासला है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। इस टायर और इस टायर के दरमियान जो फासला है वो 11.5 है, और इस टायर और इस टायर के दरमियान जो फासला है वो 49 इंच है। वो 11.5 इंच, 49 इंच। ओके, तो इसके बाद हम जाते हैं इसके रिज़ल्ट्स के बारे में। किनपे जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उससे हम स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। आप कौन से स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं,
आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक टायर का प्रेशर उसकी अप्लाई हो रहा है, उसका एक कंटेक्ट एरिया है, कंटेक्ट डायमीटर भी है, रेडियस। तो ये इस z कोऑर्डिनेट, z जो ना एक डेप्थ पे, एक r डिस्टेंस पे, जो रेडियल डिस्टेंस है r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, एक पड़ा हुआ है, उसकी जो है ना जो शेयर स्ट्रेसेस है, शेयर स्ट्रेन है, और जो हमारे पास टेंजेंशियल, वर्टिकल स्ट्रेसेस, स्ट्रेन, ये सारे हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, आपको स्ट्रेसेस के बारे में पता चल गया। तो इसकी और भी एक और फ़ायदा है कैनप्यो सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैनप्यो सॉफ्टवेयर से हम बेग कैलकुलेशन के थ्रू हम जो है ना फिर से हम ये फाइंड, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब हम कैनप्यो सॉफ्टवेयर कर लेंगे, हम रिज़ल्ट्स उसको देख लेंगे, रिज़ल्ट्स को स्टडी कर लेंगे, उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है तो वो बता देंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं कैनप्यो सॉफ्टवेयर की तरफ। तो इसको हम ऐसे काम करेंगे, लेयर पे क्लिक करें, काम स्टार्ट करने की लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। जनरल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि 10.2 एग्जांपल है तो मैं EXP 10.10 एग्जांपल अभी फ़िलहाल जो है ना मैं यहाँ पे लीनियर, क्योंकि ये मेरे पास लीनियर टाइप ऑफ मटेरियल है तो मैंने 1 लिख लिया। और डैमेज एनालिसिस मैंने फ़िलहाल नहीं करनी। डैमेज एनालिसिस में क्या आता है क्या नहीं आता वो भी हम करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं जो है डैमेज एनालिसिस नहीं करूँगा। जब मैं डैमेज एनालिसिस नहीं करूँगा तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें मेरे पास जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस आएंगे, सही है। तो नंबर ऑफ पीरियड पर ईयर्स, मैं नंबर ऑफ पीरियड पर ईयर 1 लेता हूँ, कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो ई की वैल्यूज़ जो है, जो वेरिएबल है, या हमारे पास जो ना पूरी ईयर ई की जो वैल्यू है वो सेम है। तो ये जो ना हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स पर ईयर, हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीरियड्स होते हैं वो 12 ही हो सकते हैं। तो 12 मंथ मींस 12 मंथ में हमारे पास 12 पीरियड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो पीरियड की भी आगे हम इस्तेमाल होगी। आपको यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, तो फिर जहाँ पे पीरियड की 1 पीरियड उसकी जो रिज़ल्ट आएगा, जहाँ पे हमसे मांगेंगे पीरियड के बारे में, फिर आपको मैं बताऊंगा कि वो पीरियड जो मैंने बताया हुआ था पीरियड पर ईयर 1 लेना, तो 1 का यहाँ पे आ गया। इसके बाद नंबर ऑफ़ लोड ग्रुप्स, हमारे पास लोड ग्रुप जो है कितने हैं, कि हमारे पास जो ईजल्स है, या जो हमारे पास जो लोड कंटेक्ट एरियाज जो प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि मैंने डिफरेंट व्हीकल्स के लिए एक कम्बिनेशन डिफरेंट व्हीकल्स की हमने जो है ना चेक करना है कि इस लोड ग्रुप या इस लोड ग्रुप जो है ना इस टायर्स की इस व्हीकल के ग्रुप में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, इस लोड ग्रुप में क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है, इस लोड ग्रुप में क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो इसमें हम ये ऐसा होता है। इसके बाद हमारा नंबर ऑफ़ लेयर्स है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ लेयर 1 और 2, ये ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेयर 1 लिख लें। 1 अगर हमारे पास HMA लेयर है, नीचे सबग्रेड है, फिर भी हम 2 लिखेंगे। क्यों? सबग्रेड जो हमारे पास लेयर होगा वो इनफिनाइट हम उसको लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ जेड कोऑर्डिनेट फॉर एनालिसिस, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे एक पॉइंट है वो एक जेड डेप्थ पे है, और वो जेड डेप्थ क्या है, वो हमारे पास 8 है। जेड डेप्थ हमारे पास 8 है। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि मेरे पास एक पॉइंट है जो कि एक जेड डेप्थ मैंने इसको मालूम करना है। इसके बाद टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस, 1 डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको ओनली डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप 1 लिख लें। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और स्ट्रेसेस भी चाहिए तो आप 5 लिख लें। अगर आपको स्ट्रेन, स्ट्रेसेस, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपको 9 लिख लिया। ओके, मैं फिलहाल मुझे सारे चाहिए। इस तरह से जो ना, और आर लेयर इंटरफेसेस बाउंडेड है, इसको मैंने फ़िलहाल बाउंडेड रखता हूँ। ओके, और इसकी बात है कोई ये एक अहम पॉइंट है जिसको मद्देनज़र रखना है, नंबर ऑफ़ लेयर फॉर बॉटम टेंशंस। अब इसमें देखा पॉइंट है, अगर नंबर ऑफ़ लेयर फॉर बॉटम टेंशन ये है कि अब बॉटम टेंशन
हम किस में चेक करना चाहते हैं? हम चेक करना चाहते हैं बॉटम टेंशन्स, और जिसके लिए हम डिज़ाइन नॉर्मली करते हैं वो है हमारे पास इस वॉल्ट की बॉटम में हम टेंशन जो है ना, जो टेंजेंशियल टेंशन है उसको हम चेक करते हैं कि वो टेंजेंशियल टेंशन जो है ना हमारे पास क्या वैल्यूज़ है। फिर उसी के थ्रू उसी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे अलाउएबल नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन फाइंड करते हैं, जो कि मैं आगे लास्ट में बताऊंगा वो हम कैसे करते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ लेयर्स फॉर टॉप कंप्रेशन। अब ये जो है ना ये सबग्रेड के लिए है। वो हमारे पास सबग्रेड एक है, हमारे पास जो टॉप लेयर है वो भी हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास एस्फाल्ट है वो भी 1 है, सबग्रेड भी 1 है। तो सबग्रेड की टॉप पे जो कंप्रेशन होगी तो उस कंप्रेशन से भी जो है ना हम अलाउएबल नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन फाइंड कर सकते हैं। वो किसकी बेस पे? लिमिट। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये एक रोड हम बना रहे हैं और उस रोड में हमारे पास इस तरह है कि उसके सबग्रेड वीक है, सबग्रेड ही वीक हमारे पास, तो उसकी लिमिट, उसकी जो परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है ना वो सबग्रेड की होगी। तो उसी की बेस पे हम इसकी रोड की, इस टेक्निसिस की या इस जो इसकी मॉडल्स की वैल्यूज़ होती है पेमेंट्स की या सबग्रेड्स की, उसी की बेस पे हम अलाउएबल नंबर ऑफ रिपीटेशन फाइंड करते हैं सबग्रेड के थ्रू, परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिहाज से। जब वो हम फाइंड करते हैं तो उसी के मुताबिक जो है ना हम सजेस्ट करते हैं कि ये रोड हमारे उसके लिए फिजिबल है या नहीं। ठीक है, अगर हम ये जो टॉप बॉटम टेंशन की बात हम करें, अगर बॉटम टेंशन में जो हमारे पास जो टेंजेंशियल स्ट्रेन होती है, अगर उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि हम जो है ना, या हमारे पास जो एस्फाल्ट होगा उसका थिकनेस है, उसकी जो मॉडुलस वैल्यूज़ है वो कम हो, तो हम जो है ना, तो क्राइटेरिया जो होगा हमारे पास, फेलियर क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम डिज़ाइन करेंगे वो फटीग क्रैकिंग का होगा। ठीक है, तो फटीग क्रैकिंग के लिए हम ये बॉटम टेंशन यूज़ करेंगे। फिर इससे हम अलाउएबल नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन फाइंड करेंगे, जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कैसे करते हैं। ओके, मैं आगे जाता हूँ। ओके, जेड कोऑर्डिनेट्स। अभी क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पास जेड जो कोऑर्डिनेट है, जो डेप्थ है, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट हमारे पास क्या है, 8 इंच, जो बॉटम पे 8 इंच जो है हमारे पास, ये जेड पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ क्योंकि ऊपर जो है ना लिखा हुआ कि इंचेस में है। ओके, यूनिट इंचेस में है। ओके, आगे चलते हैं। ये लेयर थिकनेसेस हमारे पास, जो जिससे मैंने आपको बताया था कि हम 2 लेयर लेंगे, जब 2 लेयर लेंगे, जो सेकंड लेयर होगा वो सबग्रेड का जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट हो गया। जो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर हो गया वो 8 इंच है। अच्छा, अभी ये पाइजान रेशो की बारी आती है। जो पाइजान रेशो जो है, इनकी जो पाइजान रेशो है जो इन्होंने यहाँ पे ली हुई है, वो आमतौर पर जो हमारे पास जो पाइजान रेशो होती है 0.45, 0.35, इस तरह से हमारे पास पाइजान रेशो की वैल्यूज़ होती है। तो मैं फ़िलहाल जो है ना सपोज करता हूँ, लेता हूँ, इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर भी 0.45 मैंने ले लिया। अच्छा, अभी मैं मतलब, अच्छा, जो मैंने बताया था पहले कि हमारे पास पीरियड्स कितने हैं, 12 पीरियड्स है। अभी मैंने उधर 1 लिखा था तो ये 1 पीरियड आ गया। और 12 पीरियड्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 अप टू 12, 6 × 2 इज़ 12। तो 12 पीरियड लिखोगे तो फिर हमारे पास ये फिल होंगे। तो अब हर पीरियड में फिर आपको क्या इनपुट करना होगा, आपको इनपुट में आपको ई की वैल्यूज़ मिलेगी, जो आपके ने ई की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी होगी। आप ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1,50,000 एंड 15,000 PSI। ओके, और ये हमारे पास हो गया 15,000। ओके, देखो हमारे पास ये पीरियड हो गया। अगर आपके पास नंबर ऑफ पीरियड ज़्यादा है, मीन्स आपके पास ई की जो वैल्यू है, मॉडुलस की वैल्यू है, वो टाइम के साथ चेंज होती है, वेरिएबल होती है। इसके बारे में एक एग्जांपल इस बुक में पढ़ा हुआ है, वो हम इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे किसी टाइम, अगर कोई ज़रूरत पड़ी। इसके बाद लोड कम्बाइनेशन। अभी देखो, लोड कम्बाइनेशन सबसे अहम है। जो लोड कम्बाइनेशन ने बताया था कि लोड कम्बाइनेशन आप 12 तक कर सकते हो।
अभी हमने 1 लिखा था लोड कॉम्बिनेशन, अगर आपने 2 3 4 लिखनी पड़ेंगे तो इस तरह से आपके पास ये और जो रोज़ हो गए एक्स्ट्रा इंक्रीज़ होते जाएंगे। जब रोज़ में इंक्रीज़ होंगे मतलब क्या हो गया, आपके पास हर लोड ग्रुप में एक अपनी एक लोड की वो होती है, पॉइंट्स होते हैं, अपनी इसकी लोड कॉन्टैक्ट एरिया होता है, और लोड जो है मतलब आपके पास ये बताया जाता है कि ये सिंगल एक्सल है या सिंगल एक्सल विद डुअल टायर्स है, सिंगल एक्सल विद टेंडम टायर्स, डुअल एक्सल विद टेंडम टायर्स है, क्या है, तो उसके बारे में ये चीज़ होगी। तो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको हमने देखा है कि हमारे पास डुअल टेंडम व्हील है। ओके, डुअल टेंडम व्हील है, तो ये 2 पॉइंट जो है फॉर टेंडम एक्सल, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। तो इसके बाद जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट रेडियस जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि 2.9 एग्जाम्पल के साथ ये रेफरेंस है, सही ना। तो 2.9 एग्जाम्पल में हमारे पास जो कॉन्टैक्ट रेडियस यहाँ फाइंड हुआ है A = 4.6, तो मेरे पास 4.6 जो है उसे कॉन्टैक्ट रेडियस हो गया, तो मैं यहाँ पे 4.6 लिख लूँगा कॉन्टैक्ट रेडियस। और इसके बाद कॉन्टैक्ट प्रेशर है, कॉन्टैक्ट प्रेशर को देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट प्रेशर इज़ 4500 पाउंड, इसका क्या हो गया, कॉन्टैक्ट प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे ये तो प्रेशर हमें चाहिए, यहाँ पे हम चेक करते हैं 2.9 एग्जाम्पल में। 2.9 एग्जाम्पल में मैंने चेक किया, देखो 67.7 PSI, यहाँ भी आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा 67.7 PSI, ये क्या है हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर है। ओके, तो मैं लिखता हूँ 67.7 PSI। अच्छा, अभी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था यहाँ डायग्राम पे, इस डायग्राम में कि आपके पास ये क्या, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो लेट्स सपोज मेरे पास ये जो टायर या ये जो टायर है इस रेफरेंस लिया जाए, तो इस तरह हम एक्स एक्सिस जाएंगे, इधर हम वाई एक्सिस जाएंगे, तो एक्स एक्सिस का जो फासला है वो कितना है हमारे पास, वो जो फासला है हमारे पास एक्सिस हो गया 49 इंच है, और वाई एक्सिस का क्या है, वो जो वाई डब्ल्यू है वो 11.5 है, और ये इतना है। तो हम आ जाते हैं 11.5, वाई डब्ल्यू 11.5, और दूसरा जो है वो 49 हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे आ जाते हैं NPT/NR। दिस इज़, ये जो है हमारे पास, ये वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्या चाहिए, हम एक पॉइंट पे हमने लोड चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। अगर आपके पास पॉइंट ये डिफरेंट हो, यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, इस तरह से इसके नीचे एक पॉइंट हो, एक इस मिड पे पॉइंट पे, एक इसके मिड पे पॉइंट हो, एक इसके मिड यहाँ पे जो ना एक इसका जो ना उसको चाहिए, रिजल्ट चाहिए हो, तो ये हमारे पास फिर डिफरेंट आर बनेंगे जो रेडियल डिस्टेंस है। अभी हमारे पास एक रेडियल डिस्टेंस है जो कि इस मिड पॉइंट पे है, सही ना, इस पॉइंट पे है जो कि यहाँ लाइंग कर रहा है, जो कि वाई एक्सिस की मिड में है, और जो ना वाई एक्सिस की हमारे पास ये मिड में है, और लॉन्ग एक्सिस जो है ना हमारे पास क्या है, 0 है, मतलब मीन 0, एक्स जो है वो 0 होगा, और जो वाई होगा वो 11.5 डिवाइडेड बाई 2 ये होगा। तो हमारे पास एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने ये फाइंड करा, एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब ये चीज़ आपके पास 2.9 एग्जाम्पल में नहीं आया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिंगल एक्सल्स थे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास या फिर 2.9 एग्जाम्पल में आया होगा, लेकिन 2.9 से पहले एग्जाम्पल से सिंगल एक्सेल में उसमें ये चीज़ नहीं आ सकता है। अब ये चीज़ जो ना डुअल में आ जाता है, ठीक है, डुअल में और टेंडम में ये चीज़ आ जाती है। तो अभी XPT हमारे पास क्या होगी, वो 0 होगा, और YPT क्या होगा, 11.5 डिवाइडेड बाई 2 = 5.75 इंच। ओके, इसको हम ओके करते हैं, इसको हम ओके करते हैं। सब होने के बाद सेव एज, यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, यहाँ पे सेव करते हैं स्क्रीन पे 2.10। ओके, सेव हो गया। सेव करने के बाद हम इसको एक्स करते हैं, यहाँ पे हम इसको लेयर पे क्लिक करते हैं,
करने के बाद यहाँ पे लिख गया कि प्लीज़ क्लिक द ओके बटन टू एग्जिट। अगर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है और आपने सब कुछ सही स्टेप्स किए हुए हैं तो मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर में कुछ मसला आ चुका है। फिर से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करें, फिर रीइंस्टॉल करें, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप ग्राफ में चेक करना चाहते हो कि आपको इस तरह ग्राफ में रिज़ल्ट आ जाए कि आपका पॉइंट जो आपने लिया हुआ था वो पॉइंट बिल्कुल जो यहाँ पे मांगा हुआ है वो पॉइंट है या नहीं, यस हम चेक करना चाहते हैं। तो 2.10 ओके, तो अभी हमने ये कर लिया। अभी रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं और यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेसेस का रिज़ल्ट्स आ गए कि ये एक पॉइंट मैंने ले लिया किस जगह, किस कोऑर्डिनेट पे, जिसकी डेप्थ जो है वो 8 इंच है और जो दूसरे कोऑर्डिनेट से क्या है जो XPT और PT हो ये वाले हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट रेडियस, प्रेशर, दिस डुअल स्पेसिंग, टेंडन स्पेसिंग, बिल्कुल जो मैंने बताया था कि टेंडन स्पेसिंग डुअल स्पेसिंग यही है, बिल्कुल डुअल स्पेसिंग टेंडन स्पेसिंग। ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। और ये पॉइंट जो कि बिल्कुल सेंटर के पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नज़र आ रहे हैं, ये इस पॉइंट पे तो है या लेकिन इस पॉइंट पे इट द डेप्थ 8 इंच पे है। ओके, तो ये 8 इंच ये डेप्थ हो गया। अभी देखो यहाँ पे मैं अभी कुछ अहम चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, और इसके साथ मैं रिजल्ट्स को कैसे स्टडी करेंगे कुछ चीज़ें की उसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन राइज करूँगा और क्वेश्चन के जवाब भी दूंगा। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई कहे कि मुझे क्या चाहिए, लेट्स सपोज मुझे कहें कि अभी मैं इस फार्मूला को इस्तेमाल करूँगा, फेलियर क्राइटेरिया की इस फार्मूला को मैं इस्तेमाल करूँगा और इस फार्मूला को मैं इस्तेमाल करूँगा। और ये फार्मूला जो NF है इज़ अलाउएबल नंबर ऑफ लोड रिपीटिशन टू प्रिवेंट फटीग क्रैकिंग। अगर हमने फटीग क्रैकिंग को प्रिवेंट करना है तो हम ये NF फाइंड करेंगे और इसी की बेस पे हम इस रोड को डिज़ाइन जो हम करेंगे वो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ लोड रिपीटिशन एक्सपेक्टेड है अगर वो इससे ज़्यादा है तो हम फिर से रिकैलकुलेशन करेंगे, हम फिर से जो है ना थिकनेस को बढ़ाएंगे या कुछ और फैक्टर्स को बढ़ाएंगे, तो उसको हम देखेंगे। इसके साथ हमारे पास ET की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू पर नज़र आ रही है, ये जो वैल्यू है ये जो है ना इसको, ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ एस्फाल्ट लेयर। जो मैंने आपको बताया था कि बॉटम ऑफ एस्फाल्ट जो टेंशन्स लेयर है वो कितने हैं, वो 1 है। जो मैंने तो पहले आपको बताया था कि मैं 1 पुट कर रहा हूँ, क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ये बॉटम है ये एस्फाल्ट लेयर है, ये फर्स्ट ऊपर, इसका जो बॉटम है ये पॉइंट, ये बॉटम में जो है ना जो टेंशन्स होगा वो कितना होगा, ठीक है ना, वो मैंने 1 पुट किया। मतलब 1 मेरे पास सिर्फ 1 टेंशन लेयर है, टेंशन पॉइंट है, मतलब जो नीचे होगा ओनली 1 लेयर है जिसके नीचे टेंशन हम फाइंड करेंगे, ये हो गया। अगर हमारे पास 2 लेयर्स होंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक और लेयर होगा, इसके नीचे भी हमने इस फॉल्ट के नीचे फाइंड करना होगा। सेकेंड लेयर अगर हम इस फॉल्ट को 2 लेयर में बिछाते हैं, अगर हमारे पास फॉल्ट की थिकनेस बहुत ज़्यादा है उसको हम 2 लेयर में बिछाते हैं, तो फर्स्ट लेयर के जो बॉटम पे हम चेक करेंगे, सेकेंड लेयर के बॉटम पे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अगर हम देखो ना, ये बात तो ये है कि हम कब करते हैं, जब हमारे पास इस फॉल्ट की थिकनेस ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये, अगर हम इस फॉल्ट टू टाइप ऑफ इस फॉल्ट हैविंग 2 डिफरेंट ई वैल्यूज जो हम इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसके लिए जो ना हम ET फाइंड करें, ET जो ना 2 लेंगे, मतलब 2 जगह पे लेंगे, तो वो खुद बहुत बता देगा, सही ना। अच्छा, तो अभी जो है ना हम ये जो E1 वैल्यू क्या है, ज़ाहिर से पता है कि इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एस्फाल्ट लेयर, क्योंकि ये जो है ये फटीग क्रैकिंग है, ये एस्फाल्ट की लेयर पे होते हैं, तो एस्फाल्ट की लेयर की मॉडुलस और एस्फाल्ट की लेयर के बॉटम में जो टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट होता है, तो इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके साथ अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास ये दूसरा फार्मूला क्या है, अलाउएबल नंबर ऑफ लोड रिपीटिशन टू
लोड रिपीटेशंस टू लिमिट परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो EC की ये जो वैल्यू है ना, कंप्रेसर स्ट्रेन ऑन द टॉप ऑफ सबग्रेड, देखो ना, जब हमारे पास सबग्रेड वीक हो, जब हमारे पास सबग्रेड वीक हो, तो अगर उसमें एक जो कंप्रेसो स्ट्रेन जनरेट उसके ऊपर होंगे जो ऊपर से आ रहे, अगर वो इतने ज़्यादा हो कि सबग्रेड उसको बर्दाश्त ना कर सकता हो, तो हम कहेंगे नहीं, दिस इज़ नॉट ओके। और दूसरी बात ये है, अगर ये हमारे पास जो सबग्रेड वीक हो और हम ये फार्मूला अप्लाई करें और इस फार्मूले के थ्रू हमें जो अलाउएबल नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन जो मिलेगा, अगर वो लोड रिपीटेशन फिर क्या होगा, वो फिर कम होगा, जाहिर सी बात है। अगर हमारे पास ये स्ट्रेन की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन जो परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए क्या होगा, मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा, ये जो नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन है, अगर इससे लोड रिपीटेशन ज़्यादा हो गए तो हमारे पास जो सबग्रेड होगा वो परमानेंट डिफॉर्म होगा। तो परमानेंट डिफॉर्म होने से फिर क्या हादसा होगा, रटिंग काज होगी। ओके हो गया, रटिंग काज होगी, तो फिर रटिंग और परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और फटीग क्रैकिंग के लिए हम जो है ना ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गए, ठीक है। अभी ये ET की वैल्यू कहाँ से मिलेगी और EC की वैल्यू में कहाँ से मिलेगी, अभी इसी क्वेश्चन में आपको यही बस समझा दूंगा। ओके, अभी रिजल्ट को जाके देखते हैं। अभी रिजल्ट को देखो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास जो है ना इस पॉइंट पे हम EC भी फाइंड करेंगे, ET क्यों, क्योंकि ये इस एस्फाल्ट की क्या है, इस जो एस्फाल्ट है, इस एस्फाल्ट लेयर की बॉटम है। अब यहाँ पे इसी पॉइंट पे हमें ET भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये सबग्रेड है, सबग्रेड के ऊपर जो कंप्रेशन आएगा, कंप्रेसर स्ट्रेन आएगा, वो मिल गया हमें। अगर हमारे पास लेयर्स और भी दरमियान में हो गए, अगर सपोज के सर हमारे पास और भी लेयर्स हैं, ठीक है ना, तो अगर हमारे पास इधर सपोज करें कि और भी लेयर हैं, तो एस्फाल्ट की क्या कहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे होंगे, और सबग्रेड कहाँ पे होंगे, सबग्रेड का जो EC होगा वो यहाँ पे होगा, और ET जन के ऊपर होगा। ओके हो गया, तो दैट्स हाउ। तो हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद हैं। अब EC की वैल्यू ET की वैल्यू कौन सी है, ET की वैल्यू जो है ना हमारे पास है वर्टिकल स्ट्रेन मेजर माइनर दिस वन। ओके, ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये जो है ना जो माइनर जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन है, या जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ऊपर है, जो स्ट्रेन है जो कि टेंजेंशियल है, नेगेटिव साइन इंडिकेट इट्स इंटेंशंस। सो ये हम जो है ना इसको हम लेंगे, तो ये हमारे पास ET की वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ET की वैल्यू हो जाएगी। और EC की वैल्यू कौन सी होगी, EC मैंने वो बताया कि EC हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंप्रेशन है, वर्टिकल कंप्रेसर स्ट्रेन है। तो वर्टिकल जो हमारे पास ये है, जो वर्टिकल जो स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा है, और उसका वर्टिकल जो स्ट्रेन होगा, जो कंप्रेसर स्ट्रेन होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास, EC हो गया, दिस योर EC, दिस योर ET। तो इन दो वैल्यूज को, इस वैल्यू को इस्तेमाल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा अलाउएबल नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन टू प्रिवेंट फटीग क्रैकिंग की वैल्यू आ जाएगी, और इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। अब F1 क्या है, F1 जो है, और F2, F3, F4, F5 क्या है। F1 अभी हमारे पास एस्फाल्ट इंस्टीट्यूट जो है उसके मुताबिक F1, F2 की वैल्यूज़ ये हैं, और एस्फाल्ट और इसके साथ जो ना जो शेल्स ये जो है ना इसके के मुताबिक हमारे पास F1, F2, F3 की वैल्यूज़ ये हैं, और इस तरह और भी होंगे। इस तरह F4 इन F5 जो है उसके बारे में हमारे पास जो एस्फाल्ट इंस्टीट्यूट है वो कह रही कि उसकी वैल्यूज़ ये हैं, और जो हमारे पास शेल जो है उसकी मुताबिक F4, F5 की वैल्यूज़ ये हैं। और इस तरह से एक और है यूनिवर्सिटी ऑफ, इस यूनिवर्सिटी का जो ना उसके मुताबिक भी जो ना ये चीज़ है। तो ये हो गया आपके पास इनका इस्तेमाल। तो देखो हमने किस तरह से रिजल्ट्स को स्ट्रेसेस निकाल लिए, एक टेक्निक्स के लिए और एक मॉडुलस की वैल्यूज़ के लिए हमने रिजल्ट निकाल दिए। अब उस रिजल्ट्स के थ्रू हमने अलाउएबल नंबर ऑफ लोड रिपीटेशन फाइंड किया। अगर ये अलाउएबल लोड रिपीटेशन जो हमारे पास क्या है ओके हैं, तो हम इसको
जो ना करेंगे, पास करेंगे। अगर नहीं होगे तो हम फिर से जो ना एक नया ट्रायल करेंगे। तो दैट्स हाउ ये जो ना कैनपेव सॉफ्टवेयर इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो कैनपेव सॉफ्टवेयर में हम इस तरह हमने एनालिसिस किए, उसके थ्रू हमने इस तरह से रिजल्ट निकाल दिए। दूसरी बात ये है कि कैनपेव सॉफ्टवेयर जो है वो उसके ज़रिए से हम एक और चीज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं बैक कैलकुलेशन। अगर आपको किसी ने कोई स्ट्रेसेस या स्ट्रेन या डिफ्लेक्शन, जो अगर आप कोई डिफ्लेक्शन दे दें कि इन डिफ्लेक्शन की वैल्यू मुझे चाहिए कि ये सपोज है टॉप सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस इतनी डिफ्लेक्ट हो, और कोई कहे कि नहीं मुझे इसकी थिकनेसेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, मटेरियल पे जो ना मैं खर्च कर सकता हूँ, मटेरियल चेंज करो, लेकिन जो थिकनेसेस है वो वही रहे, तो वो भी हम जो ना बैक कैलकुलेशन के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तफसीली बताऊँगा। यहाँ तक काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।